नमस्कार, एलविन क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पर्यावरण की एक नई कक्षा जो परीक्षाओं की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है उसको लेकर आप लोगों के लिए साथ आया हूँ। इसमें आज का जो हमारा विषय है वो पारिस्थितिकी तंत्र को केंद्रित रखकर बनाया गया है कि पारिस्थितिकी क्या होता है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, कितने प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र होते हैं, किसके संगठन से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण होता है, अपघटक क्या होते हैं, उपभोक्ता क्या होते हैं, अपघट्य क्या होते हैं, इन सब चीज़ों को इस विषय में देखेंगे। आइए विषय प्रारंभ करते हैं। बात यह है पारिस्थितिकी तंत्र। तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? देखिए, वर्ष ये परीक्षा की दृष्टि से इनका नाम बहुत ही पूछा जाता है। ठीक, तो पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? तो वर्ष 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया? तो सर्वप्रथम वर्ष 1866 में जर्मन जीव वैज्ञानिक अर्नेस्ट हेकल ने इकोलॉजी शब्द का प्रयोग किया। ये कई बार प्रश्नों में पूछा जाता है। ठीक, इकोलॉजी का ही हिंदी रूपांतरण पारिस्थितिकी होता है। ठीक है, तो अब इकोलॉजी के शब्द का ही जब इन्होंने प्रथम बार प्रयोग किया तो इनके द्वारा जो पारिस्थितिकी की परिभाषा दी गई है वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। तो इनके अनुसार पारिस्थितिकी किसे कहते हैं? इनके अनुसार पारिस्थितिकी वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारस्परिक कहते हैं। जैसे वातावरण और जो जीव समुदाय है, जीव समुदाय, ये वातावरण, इसका इनसे क्या रिलेशन है, इनका इनसे क्या संबंध है और इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन है, इन्हीं को पारिस्थितिकी कहे। अब पारिस्थितिकी हो गई। अब पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं? देखिए, पारिस्थितिकी तंत्र दो चीज़ों से है। इस संसार में दो चीज़ें हैं, एक सजीव एक निर्जीव, तो दोनों को मिला दिया गया तो ये एक क्या हो गया? पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। तो पारिस्थितिकी तंत्र सजीव एवं निर्जीव मिलकर जिस तंत्र का निर्माण करते हैं, एक तंत्र का निर्माण करते हैं, उन्हें हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। ठीक, अब पारिस्थितिकी तंत्र कैसा होगा? ये दो प्रकार का होगा, स्थलीय होगा और जलीय होगा। ठीक है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के दो प्रकार होते हैं, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आएगा? इसमें मैदानी पारिस्थितिकी तंत्र आ जाएगा, आपका पठारी आ जाएगा, पर्वतीय आ जाएगा। ठीक, और जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में क्या आ जाएगा? जल में रहने वाले प्राणियों द्वारा निर्मित जो पारिस्थितिकी तंत्र होगा वो आ जाएगा इसका जलीय पारिस्थितिकी तंत्र। अब पारिस्थितिकी तंत्र की संरचना किससे होती है? जो स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम है उसके कौन कौन से कंपोनेंट है? तो इसके दो कंपोनेंट हैं, एक लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट जिसको हिंदी में सजीव घटक कहेंगे और नॉन लिविंग कंपोनेंट जिसको निर्जीव घटक कहेंगे। तो सजीव घटक हमारा जो पहला है उसमें क्या है? पेड़ पौधे हो गए, पशु पक्षी हो गए, सूक्ष्म जीव आ गए। ये क्या करते हैं? ये एक दूसरे से अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। वो कैसी आवश्यकताएं? आहार संबंधी आवश्यकताएं, भोजन संबंधी, पोषण संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। तो सजीव घटक की अगर परिभाषा देने के लिए आएगा तो सजीव घटक की हमारी परिभाषा होगी, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तथा सूक्ष्म जीव आते हैं सजीव घटक में। ये एक दूसरे के लिए पोषण का कार्य करते हैं। पोषण कैसे मिलेगा? हवा के माध्यम से, इन लोगों को अपने आहार के माध्यम से, भोजन के माध्यम से। और पोषण के आधार पर इनको तीन भागों में बांटा गया है। अब ये प्रश्न आएगा कि सजीव घटक के कितने भाग हैं? पोषण के आधार पे तीन हो गए, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, तब आप बात करते हैं उत्पादक किसे कहते हैं। देखिए, उत्पादक कौन होते हैं? जो सजीव घटक अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें उत्पादक कहते हैं। उत्पादक को ही स्वपोषी भी कहते हैं, जैसे हरे पौधे हो गए। उपभोक्ता किसे कहते हैं? जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अथवा हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें उपभोक्ता कहते हैं। जब निर्भरता की बात हो गई तो वो पर मतलब दूसरा, पोषी, जो आपका पोषण करे। तो जो उपभोक्ता होता है
वो परपोषी इसे भी कहते हैं। ठीक, तो उपभोक्ता क्या हो गया? जो जीव भोजन के लिए प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक अथवा हरे पौधों पर रहे। ठीक, तो अब इसमें 3 तरीके के हो जाते हैं। तो जो उपभोक्ता होगा उसका 3 प्रकार हो जाएगा। प्रथम चरण का उपभोक्ता, द्वितीय चरण का उपभोक्ता, तृतीय चरण का उपभोक्ता। प्रथम चरण के उपभोक्ता में क्या होंगे? जो शाकाहारी जंतु हैं, अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादक मतलब हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता हो गए। जैसे मनुष्य हो गया, गाय हो गया, हिरण हो गया, बकरी हो गया, भैंस हो गया, ये सब किस प्रकार के उपभोक्ता है? प्रथम चरण के उपभोक्ता हैं। प्रथम चरण के उपभोक्ता क्या कहलाते हैं? जो शाकाहारी जंतु अपने भोजन के लिए सीधे उत्पादक मतलब हरे पौधों पर निर्भर रहते हैं, वो प्रथम चरण के उपभोक्ता होते हैं। मनुष्य, गाय, हिरण आदि हो गया। अब द्वितीय चरण के उपभोक्ता कौन होते हैं? जो जानवर शाकाहारी जंतुओं को भोजन के रूप में करते हैं, जैसे चीता, ठीक, शेर, भेड़िया। अब तृतीय चरण के कौन हो गए? तृतीय चरण के उपभोक्ता को अपमार्जक भी कहते हैं। कई जगह अपमार्जक मिलेगा, कई जगह तृतीय चरण के उपभोक्ता मिलेंगे। तो अपमार्जक किसे कहते हैं? या तृतीय चरण का उपभोक्ता कौन होता है? ये द्वितीय चरण के उपभोक्ता, जैसे शेर हो गया, चीता हो गया, भेड़िया हो गया आदि के मृत शरीर से अपना भोजन ग्रहण करते हैं। ऐसे जीव क्या होते हैं? अपमार्जक या तृतीय चरण के उपभोक्ता होते हैं। जैसे गिद्ध हो गया, बाज हो गया, कौवा हो गया। एक प्रश्न पूछा जाता है कि गिद्धों के पलायन होने का या न दिखने का या कमी आने का मुख्य कारण क्या है? तो डाइकोफ्लेम नाम की एक दवा है, वही ये लोग खाए हैं। वो कहाँ से इन लोगों को मिला है? जैसे मृत जो जानवर होते हैं उनके शरीर में इंजेक्शन या दवा के माध्यम से ये पहुँचता है, तो वही खा के ये अपमार्जक विलुप्ति के कगार पर पहुँचे हैं। अब जो लिविंग कंपोनेंट का जो तीसरा रूप है, अपघटक मृतपोषी कहते हैं। ये क्या करते हैं? ये मृत शरीर से पोषण लेने वाले होते हैं, जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि। ठीक, अभी हम पढ़े पारिस्थितिकी किसे कहते हैं। पारिस्थितिकी, सबसे पहले पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग अर्नेस्ट हेकल ने 1866 में किया था। इकोलॉजी को ही पारिस्थितिकी कह देंगे। ठीक, इकोलॉजी क्या है? तो वातावरण एवं जीव समुदाय के पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं। और चूंकि वातावरण में सजीव और निर्जीव दोनों हैं, और इन लोगों से मिलकर जिस तंत्र का निर्माण होता है वो पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र होगा जीव और निर्जीव, तो जीव आपके स्थल पर भी रहेंगे और जल में भी रहेंगे। तो पारिस्थितिकी तंत्र के 2 प्रकार हो गए, जलीय हो गया और स्थलीय हो गया। तो स्थलीय में मैदानी, पठारी, पर्वतीय हो गया, जलीय में जल में रहने वाले हो गए। उसके बाद पारिस्थितिकी तंत्र का जो स्ट्रक्चर है वो 2 कंपोनेंट है इसके, एक लिविंग कंपोनेंट और एक नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो लिविंग कंपोनेंट के बारे में हम पढ़ें। अब आइए देखते हैं इसके बाद नॉन लिविंग कंपोनेंट और इससे जुड़े हुए अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय। आइए, जो अब हम लोगों का दूसरा पार्ट था, निर्जीव घटक नॉन लिविंग कंपोनेंट की बात करते हैं। इसमें आता है हम लोगों का स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल। स्थल मंडल, जल मंडल तथा वायुमंडल, तो इसके बारे में हम लोग पर्यावरण की पिछली कक्षाओं में पूरा विस्तृत पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद एक नया कॉन्सेप्ट आता है जो परीक्षाओं में पूछा भी गया है कई बार, कि पारिस्थितिकी सेवाएं क्या होती हैं। पारिस्थितिकी सेवाएं क्या होती है? तो पारिस्थितिकी सेवाओं से हमारा तात्पर्य मानव मात्र परिस्थिति से विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है। मानव मात्र जो पारिस्थितिकी है उससे विभिन्न प्रकार से लाभान्वित होता है। इन लाभों को सामूहिक रूप से पारिस्थितिकी सेवाएं कहा जाता है। जैसे मानव को जो पारिस्थितिकी से लाभ होता है, उन्हीं लाभों का जो सामूहिक नाम दिया गया है वही पारिस्थितिकी सेवाएं हैं। मतलब किसी के द्वारा, पारिस्थितिकी के द्वारा, इकोलॉजी के द्वारा जो हमें सर्विसेज प्रोवाइड होती है, जैसे आहार जाल हो गया, आपका आहार श्रृंखला हो गया, उसके बाद बायोम हो गया, उसके बाद आपका जलीय तंत्र हो गया। ये सब जो चीज़ें हमें पारिस्थितिकी सेवाएं मिलती है, हवा हो गया, पानी हो गया, पेड़ पौधे हो गए, ये जो एक दूसरे से कनेक्टिविटी जो मिलती है निर्जीव और सजीव की संरचनात्मक तरीके में जो भी पढ़े हैं, उन्हीं को सामूहिक रूप में हम पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं। इनकी श्रेणियाँ 4 होती है। ये परीक्षाओं में पूछा गया है, अत्यंत ही महत्वपूर्ण है।
तो इनको पहली से श्रेणी है इसकी समर्थनकारी पारिस्थितिकी सेवा, दूसरी प्रावधानकारी पारिस्थितिकी सेवाएं, अगली नियमनकारी पारिस्थितिकी सेवाएं और अगली चौथी सांस्कृतिक पारिस्थितिकी सेवाएं। पारिस्थितिकी सेवाएं क्या होती है? मानव मात्र पारिस्थितिकी से अनेक प्रकार से लाभान्वित होता है और इन लाभों को सामूहिक रूप से हम पारिस्थितिकी सेवाएं कहते हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी सेवाओं को 4 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला आपका हो गया समर्थनकारी पारिस्थितिकी सेवाएं, दूसरा प्रावधानकारी पारिस्थितिकी सेवाएं, तीसरा नियमनकारी पारिस्थितिकी सेवाएं और चौथा सांस्कृतिक पारिस्थितिकी सेवाएं। उसके बाद जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया है, देखिए आहार श्रृंखला और आहार जाल दोनों अलग अलग है। आहार श्रृंखला और आहार जाल दोनों अलग अलग विषय वस्तु है। आहार श्रृंखला को अंग्रेजी में फूड चेन कहते हैं और आहार जाल को अंग्रेजी में फूड वेब कहते हैं। तो आहार श्रृंखला क्या है? आहार श्रृंखला में जो 3-4 बिंदु है तथ्य और उद्देश्य में पूछा जाता है, उन्हीं को लिया गया है और ये तीनों मिला देंगे तो आहार श्रृंखला को हम पूरे तरीके से अपनी एक समझ विकसित कर पाएंगे। देखिए आहार श्रृंखला क्या है? पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण आहार श्रृंखला है। जैसे हरे पौधे से शाकाहारी, शाकाहारी से मांसाहारी, ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है यही आहार श्रृंखला है। अब आहार श्रृंखला में पूछता है कि ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है, तो इसमें देखिए ऊर्जा का प्रवाह किधर हो रहा है? एक दिशीय हो रहा है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आहार श्रृंखला में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? एक दिशीय होता है, बहुदिशीय होता है, दिशीय होता ही नहीं है या इनमें से कोई नहीं, तो इसमें ऊर्जा का जो प्रवाह है एक दिशीय होता है। इसमें कौन कौन होते हैं? आहार श्रृंखला है, उपभोक्ता होगा, उत्पादक होगा, अपघटक होगा, तीनों कंपोनेंट होंगे। अब बात करते हैं आहार जाल की। आहार जाल क्या है? जो विभिन्न आहार श्रृंखलाएं हैं उनके पारस्परिक संबंध को आहार जाल कहते हैं। जब आहार जाल की परिभाषा में हम देंगे कि विभिन्न आहार श्रृंखला जितनी फूड चेन है उनके आपसी संबंध को हम आहार जाल कहते हैं। तब इसमें क्या होगा? इसमें जो ऊर्जा का प्रवाह होगा वो एक दिशीय तो होगा ही, लेकिन जो इसका पथ होगा वो भिन्न भिन्न होगा, क्योंकि इसमें कई आहार श्रृंखलाओं का सम्मिलन है, तब आहार जाल बना है। ठीक, तो चूंकि आहार श्रृंखला है तो इसलिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होगा, लेकिन विभिन्न आहार श्रृंखलाएं हैं इसलिए इनका पथ क्या होगा? कई मार्गों से होकर गुजरेगा। इसकी जो दिशा होगी वो कई पथों से होकर गुजरेगी। तो आहार जाल में क्या मुख्य है? विभिन्न आहार श्रृंखलाओं के पारस्परिक संबंध को आहार जाल कहते हैं। इसमें ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होते हुए भी कई पथों से होकर गुजरता है। अब देखिए जो परीक्षा में पूछा जाता है जलीय आहार श्रृंखला का क्रम, कई बार पूछा है इसमें, इसलिए इस विषय को लिया गया है। आप हमारी वीडियोस को कृपया करके लाइक करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी शेयर करते रहें। देखिए जलीय आहार श्रृंखला का क्रम क्या है, ये कई बार पूछा जाता है, इसको याद करना है। फाइटोप्लैंक्टन, उसके बाद जंतु प्लैंक्टन, उसके बाद छोटे क्रस्टेशियन, उसके बाद परभक्षी कीट, उसके बाद छोटी मछली, उसके बाद बड़ी मछली, उसके बाद किंगफिशर या मगरमच्छ आदि। जलीय आहार श्रृंखला का क्रम बार बार पूछा जाता है, इसको याद करना है। फाइटोप्लैंक्टन से स्टार्ट होकर किंगफिशर तक ख़त्म होता है। फाइटोप्लैंक्टन, जंतु प्लैंक्टन, छोटे क्रस्टेशियन, परभक्षी कीट, छोटी मछली, बड़ी मछली, किंगफिशर, मगरमच्छ पर आकर ख़त्म होता है। उसके बाद जो इसी में एक महत्वपूर्ण विषय पूछा जाता है परीक्षाओं में, बायोम। बायोम, इसमें टाइप्स ऑफ बायोम, तो देखिए बायोम भी 2 तरीके के होते हैं, स्थलीय और जलीय। स्थलीय को एक्वेटिक बायोम कहते हैं और स्थलीय को टेरेस्ट्रियल बायोम कहते हैं और जलीय को एक्वेटिक बायोम कहते हैं।
तो जो स्थलीय बायोम होते हैं उसमें वनीय बायोम लेते हैं, घास बायोम लेते हैं, टुंड्रा बायोम लेते हैं, मरुस्थलीय बायोम लेते हैं, मानसूनी बायोम लेते हैं, आदि लेते हैं। जलीय में क्या होता है? जलीय में मुख्यतः 3 प्रकार के बायोम होते हैं। आपका सागरीय बायोम होगा, संक्रमणकालीन बायोम होगा और अलवणीय या स्वच्छ जलीय बायोम होगा। तो जो सागरीय बायोम होगा उसमें किस किस का समाहन होता है? खुला समुद्र आएगा, प्रवाल भित्ति आएगी, तटरेखा आएगा, बैरियर द्वीप आएगा। ठीक। जो हम लोगों का जलीय होगा, जलीय बायोम, उसमें सागरीय बायोम एक उसका वर्ग है। तो सागरीय बायोम के अंतर्गत हम लोग खुला समुद्र, प्रवाल भित्ति, तटरेखा, बैरियर द्वीप की बात करते हैं। संक्रमणकालीन बायोम में आर्द्र भूमि, कक्ष मैंग्रोव, ज्वारमुख वो लेते हैं। अलवणीय या स्वच्छ जल बायोम में किसको लेते हैं? स्थिर जल, बहाव जल। स्थिर जल में तालाब, झील आदि को लेते हैं और बहाव जल में नदियाँ, झरने आदि को लेते हैं। ये जो पूरा विषय है ये भूगोल में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। अभी पर्यावरण के अंतर्गत पारिस्थितिकी तंत्र से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आते थे, उन सभी का समाहन किया जाने का बेहतर प्रयास किया गया है। आज आप लोग पारिस्थितिकी तंत्र से जुड़े महत्वपूर्ण विषय पढ़ें। आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम लोगों को एक नई ऊर्जा मिलती रहे। आप हमारे YouTube चैनल को इल्विन क्लासेस सर्च करके ढूंढ सकते हैं और उसमें प्लेलिस्ट में जाकर समसामयिकी, पर्यावरण, बीओ स्पेशल और जो परीक्षाएं होती है उनमें आने वाले जो सिलेबस है उनके अकॉर्डिंग अति महत्वपूर्ण विषयों को संकलित करके वीडियोस में प्रोवाइड कराया गया है। आप उनको एक साथ देख सकते हैं। आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों को उज्जवल भविष्य की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।